तो भाई ये है अपना सिग्नम फंक्शन। क्या ये है अपना सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन ऐसा होता है मोड एक्स अपॉन एक्स। एनसीईआरटी में इसको ओपन करके लिखा हुआ है, इस फॉर्म में इसको दिया ही नहीं है, ठीक है, शायद पीछे पेज पे हो, देखा नहीं मैंने। तो ऐसा कुछ है ये कि इसको मैं ओपन कर देता हूँ आपका। देखो कैसा है, जब भी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, 0 से मतलब बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू रहेगी जब भी एक्स की, तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको 1 लिख देता हूँ, y बराबर आ जाएगा 1 के, ठीक है। जब भी आपका x बराबर रहेगा 0 के तो y कितना आ जाएगा 0, और जब भी आपका x छोटा रहेगा 0 से तो y कितना आ जाएगा -1। मतलब कैसा रहा है ये फंक्शन, आप x की जगह पे आपने लगाया 1000, क्या लगाया 100 लगाया, चलो आपने, है ना। तो मतलब x 0 से बड़ा है तो मतलब ये सिंपल ये सिग्नम फंक्शन 1 दे देगा आपको वैल्यू, है ना। 0 से बड़े होने पे 1 आ जाएगी, चाहे x की जगह जो मर्जी लगाते रहो आप, x की जगह जो मर्जी लगाते रहो आप। f की जगह अगर आप 0 लगाओगे तो आपको 0 ही मिल जाएगा, f की जगह जब आप 0 लगाओगे तो आपको 0 ही मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही x के आप छोटा नंबर लगाओगे, फॉर एग्जांपल आपने नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर लगाया, नेगेटिव में जैसे बहुत छोटा नंबर देखते हैं, माइनस का 10,000 लगाए तो आपको सिंपली -1 मिल जाएगा। ये है किसकी, सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसकी एक बार देखो डोमेन और रेंज लिख देते हैं। डोमेन x की जगह तो मैं कुछ भी लगा रहा हूँ, देखो कभी +100 लगा रहा हूँ, कभी 0 लगा रहा हूँ, कभी -100,000 लगा रहा हूँ, है ना। तो ये तो रियल नंबर लाई कर रही है, पता लग रहा है देख के। और जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से लाई कर रही है, 1, 0 और -1 से। भाई 1, 0 और -1 के अलावा और कहीं आ रही है क्या इसकी रेंज, ये तीनों तो नंबर आ रहे हैं इसमें। तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इस फंक्शन का मैं नोटिंग कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, है ना, पता तो लगी गया कैसे क्या क्या हो रहा है इस फंक्शन में। यहाँ पे देखो कुछ ऐसा डाल देते हैं हम, यहाँ पर आ जाएगा हमारी वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू ऑफ fx। x की अगर मैंने लगाया, जैसे कि मैंने लगाया 10 लगाया x की जगह मैं 10 लगाया तो y भी 1 आ जाएगा। x की जगह मैं 0 लगाया तो y भी कितना आ जाएगा। मैं x की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर लगा रहा हूँ, जैसे मैंने 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, x की जगह पे कोई भी पॉजिटिव नंबर लगाया तो ये 1, 1, 1 ही रहेगा हमेशा। तो x की जगह पे मैंने 1 लगाया, मैंने 2 लगाया, मैंने 3 लगाया, y हमेशा 1 ही रहा, y हमेशा 1 ही रहा, ठीक है। x की जगह जैसे ही मैंने 0 लगाया, x की जगह जैसे ही मैंने 0 लगाया, y भी कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब y तब 1 नहीं रहा तो यहाँ होलो हो जाएगा, समझे। जैसे ही मैंने x की जगह इसमें 0 डाला तो y एकदम से 0 हो गया। और y 0 किधर होता है, इधर तो होता नहीं, यहाँ होता है। तो इसको पॉइंट को मैं डार्क कर दूंगा, ठीक है, समझे। कुछ ऐसा फंक्शन हुआ, यहाँ पे डार्क पॉइंट आएगा, इधर एक होलो पॉइंट आएगा, ठीक है। ये 1 है, बात समझ आई होगी। भाई x की जगह मैं कोई भी पॉजिटिव लगा रहा था, मैं x की जगह 1 लगा रहा था, मैं x की जगह 2 लगा रहा था, मैं x की जगह 3 लगा रहा था, मैं x की जगह 4 लगा रहा था, मैं x की जगह 5 लगा रहा था, मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर लगा रहा था, y मुझे हमेशा 1 ही मिल रहा था, y मुझे हमेशा 1 ही मिल रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने x की जगह अपना 2, यहाँ पे सेंटर में x की वैल्यू 0 हो जाती है, जैसे ही मैंने 0 लगाया तो y भी 0 हो गया, ये नीचे गिर गया एकदम से वैल्यू। अब मैं x की जगह माइनस का नंबर लगाना शुरू करता हूँ, -1, -2, -3, -4। जैसे ही मैंने x की जगह -1 लगाया, वैल्यू कहाँ से आ गई, एकदम से यहाँ से आनी शुरू हो गई। कहाँ से, ये आ गई वैल्यू अपनी कितनी आ गई, जैसे ही मैंने -1 लगाया x की जगह तो वैल्यू -1 आ गई। जैसे ही मैंने x की जगह पे, इसको मैं थोड़ा और लंबा करता हूँ, जैसे ही मैंने इसको मिटा ही देते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ x और यहाँ पे y, x की जगह -1 लगा रहा हूँ, -2 लगा रहा हूँ, -3 लगा रहा हूँ। वैसे मैंने -1 लगाया तो भी -1, मैंने -2 लगाया तो भी -1, मैंने -3 लगाया तो भी -1। मतलब x से जितने भी छोटे नंबर है सबके लिए -1 है ये फंक्शन, x से जितने भी छोटे नंबर है सबके लिए -1 है फंक्शन, है ना। तो देखो x, तो y यहाँ पे मान लेते हैं, इधर +1 था और यहाँ -1 था y, है ना। x की जगह मैंने 1 लगाया, y की जगह -1, x की जगह मैंने -2 लगाया, y की जगह -2, x की जगह -3 लगाया, y की जगह -3, x की जगह 4 लगाया। तो इधर की तरफ ये फंक्शन इधर से भी एक हॉलो फंक्शन है, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं है जैसे मैंने बताया था आपको, और इस साइड से चलता जा रहा है। तो ये ग्राफ है किसका, सिग्नम फंक्शन का, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो रिपीट कर लो वीडियो को, आ जाएगा समझ, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ ऐसा होता है वेयर f ऑफ x वुड बी इक्वल टू बॉक्स x, क्या बोलते हैं इसको, बॉक्स x, ठीक है। ये बॉक्स x कुछ ऐसा होता है कि जब इसमें इस f ऑफ x में बेसिकली हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, मैं आपको समझाता ही हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ f ऑफ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 3.3, f ऑफ 3.3, f ऑफ 4.9, f ऑफ 4.3, f ऑफ 0.5, f ऑफ -3.6,
एफ ऑफ नेगेटिव 2.8 या एफ ऑफ नेगेटिव 0.7, इन सब की वैल्यूज निकाल के बताता हूँ आपको मैं। एफ ऑफ नेगेटिव यानी कि बॉक्स के अंदर 3.3 आएगा, बॉक्स के अंदर 3.3 आएगा। इस फंक्शन का मतलब होता है, राउंड बैक कर दो इसको, क्या कर दो, 3.3 से पीछे जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है इससे पीछे वहाँ तक पहुँच जाओ। 3.3 से पीछे सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है 3, ठीक है। 4.9 से यानी कि बॉक्स ऑफ 4.9 किसके बराबर होगा, इसके पीछे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वहाँ पहुँच जाओ, यानी कि 4। 4.3 से पीछे कौन सा इंटीजर है, सिर्फ 4 है, यानी कि 4.3 कितना आ जाएगा, 4। अब देखो 0.5 से जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर है, 0.5 के बॉक्स का प्रोडक्ट हो जाएगा 0, ठीक है। 3.6 से पीछे कौन सा इंटीजर है, बॉक्स ऑफ -3.6 कितना हो जाएगा अपना, -4। देखो बात समझो, ऐसे ही तो होता है अपना, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ -2 होता है, यहाँ -3 होता है, या -4 होता है। तो अब मैं यहाँ पे -3.6 मतलब यहाँ कहीं बीच में हूँ मैं, है ना। तो इससे जस्ट पीछे तो -4 ही होता है ना, तो उसके पीछे जाना होता है हमें, है ना। तो पीछे चले गए हम। तो बाकी दोनों भी कर सकते हो। देखो बॉक्स ऑफ 2.8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2.8 की, ये हो जाएगी अपनी, इससे जस्ट पीछे होता है अपना 3, यानी कि -3। इससे जस्ट पीछे कौन सा होता है, 0.7 से पीछे होता है -1, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -1, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। अब देखो इसका ग्राफ कैसा रहेगा। तो अभी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर एक और चीज़ देखो, अगर मैं बॉक्स के अंदर अगर 1 डालूँ तो मुझे 1 मिल जाता है, अगर मैं बॉक्स के अंदर -10 डालूँ तो मुझे सिर्फ -10 मिल जाता है। बेसिकली पूरे अगर मैं परफेक्ट इंटीजर डाल दूँ ना एक्स की जगह पे, तो वाई की जगह मुझे परफेक्ट इंटीजर ही मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो मैं इसका ग्राफ देखता हूँ एक बार, ठीक है, बात समझना। कुछ ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ मैं इसका, मुझे डेटा ज़्यादा चाहिए होगा इस ग्राफ में, इधर x इधर y। x की जगह मैंने लिया 0.1, 0.2, 0.3 और बढ़ते बढ़ते मैं ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ, फिर 1.1, 1.2, फिर बढ़ते बढ़ते मैं क्या ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये इतना डेटा मेरे ख्याल से एनफ होगा। 0 पे तो 0 ही रहेगा, ये तो आपको पता ही है ना, तो उसकी फ़र्क नहीं है हमें। अब ध्यान से देखो, तो अब ध्यान से देखो कि x की जगह मैंने 0.1 लिया है, तो y में मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, एक स्टेप पीछे, ठीक है। मैं ग्राफ भी बनाता जाता हूँ साथ साथ में, इस तरफ 1 2 3 4 5, 1 2 3, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो अब इस चीज़ को फील करो, समझो बात को, ठीक है। x की जगह मैंने लिया 0.1 जो कि कहीं यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, है ना। y में मुझे ये जो फंक्शन है 0.1, ये मुझे y में वापस से 0 पे भेज देगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 ही आती थी, तो y में मुझे वापस 0 पे भेज देगा। तो ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, x में 0.1, y में 0, तो जवाब है ये पॉइंट यहाँ होगा। x में तो थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन y में ऊपर नीचे आगे नहीं बढ़ा। x में मैंने 0.1 लिया, 0.2 लिया, तो y मुझे वापस से कहाँ भेज देगा, ये वापस से 0 पे भेज देगा। मैंने बताया था जब तक पॉइंट में रहेगा, ये चाहे कितना ही आगे, चाहे 0.9 पहुँच जाता, यहाँ चाहे 0.9 पहुँच जाए, लेकिन मुझे भेजेगा तब भी ये 0 पे ही, ठीक है। तो देखो क्या बोला मैंने, 0.2 की वैल्यू वापस से 0 ही आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यूज़ x की होती है, ये वैल्यूज़ y की होती है, ठीक है। तो ये वापस से 0, तो यहाँ की सारी वैल्यूज़ यहीं रही, समझ रहे हो, ये पूरी वैल्यूज़ यहीं रही। ऐसे भाई मैंने 0 लिया तो 0 आया, मैंने ये वैल्यूज़ यहीं रही, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें 1 डाला, मैंने बॉक्स के अंदर 1 डाला, बेसिकली x की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 ली, तभी y की वैल्यू कितनी आ गई, तभी y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई अपनी 1। तभी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 1। मैंने बताया था जो भी इंटीजर अंदर डालते हैं बाहर एक ऐसा इंटीजर ही आ जाता है, तो y की वैल्यू भी आ गई 1। समझ रहे हो, यहाँ पे एक जंप हुई कि इतनी देर से हम x की वैल्यू कुछ भी डाल रहे थे, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल रहे थे हम, तो y 0 ही था, y 0 ही था, y 0 ही था। लेकिन जैसे ही मैंने x की जगह 1 डाला तो y उछल के कहाँ चला गया, 1 पे, यानी कि y कहाँ चला गया। अब देखो ये जो पॉइंट है 1 1, ये पॉइंट आता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आया ये पॉइंट, और यहाँ पे एक खाली स्पेस बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जो आई है वो इधर की तरफ आई है ना। तो अब यहाँ से सिमिलरली ऐसे चलेगी, जैसे ही मैं 2 डालूंगा, ठीक है, तो y पे भी पहुँच जाए, y पे भी 2 ही पहुँच जाएगी, फिर y वैल्यू ऐसे चलेगी,
तो जैसे ही मैं y पे 3 डालूंगा तो x पे 3 डालूंगा तो y पे भी 3 ही पहुंच जाएगी, यहाँ पे एक सर्कल और यहाँ पे ये, फिर ऐसे चलेगी। तो सिमिलरली ये इसका एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। हर फंक्शन के आगे यहाँ पे इसका ये एक डॉट रहता है, ठीक है, बात समझ गए। नेगेटिव में भी ऐसा ही रहता है कि जैसे ही मैंने x की जगह इतनी देर से ये सब डाल रहा था मैं, तो ये मुझे y पे 0 ही दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने y की जगह 1 डाला, ठीक है, तो यहाँ पहुँच गया और इधर सर्कल, ये सिमिलरली यहाँ पे इधर सर्कल, सिमिलरली यहाँ पे और इधर सर्कल, ऐसे। ये ग्राफ है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा। देखो नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइंड कर लो, इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ कि x की जगह पे इधर की जगह आप कुछ भी चीज़ डालोगे तो ये वापस से वहीं पहुँच जाएगा जहाँ पर आया था, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ रहती है इसमें, डोमेन और रेंज बता देते हैं फटाफट। इसकी डोमेन जो रहेगी इसकी, क्या मैं x का कोई भी नंबर ले रहा हूँ, देखो पॉइंट वाले भी ले रहा हूँ मैंने नेगेटिव नहीं लिए, हालांकि नेगेटिव भी ले सकता था, नेगेटिव 0.1, नेगेटिव 0.2, मैंने जो पीछे एग्जांपल करवाया था उसमें नेगेटिव नंबर भी लिए थे। तो डोमेन तो गई रियल में, डोमेन तो गई रियल में, क्योंकि नेगेटिव भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, पॉइंट वाले भी आ रहे हैं, है ना, तो रियल नंबर ही हुए। तो रेंज गई कहाँ पे, क्या रेंज में मुझे हमेशा एक इंटीजर मिल रहा है। देखो ये भी 0 आया इंटीजर, 0 आया इंटीजर, 1 आया इंटीजर, नेगेटिव 0.1 आया तो -1 आ गया इस साइड को, तो नेगेटिव नंबर भी आया, इस साइड को जो भी आएगा लिख देना, हमेशा एक इंटीजर आएगा इसमें, यानी कि रेंज जो लाई करेगी वो सेट ऑफ इंटीजर में लाई करेगी, जिसको सेट ऑफ z बोला जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे ग्राफ्स जो कि एनसीईआरटी में गिवन थे। इसके अलावा बहुत सारे ग्राफ होते हैं, ये कुछ ही ग्राफ्स हैं, ठीक है। आप बहुत सारे ग्राफ स्टडी करोगे क्लास 12th में जाके, ठीक है। ये कुछ ग्राफ हैं जो कि आपको याद रखने हैं और ये आगे आपके 12th में भी वापस से आएंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ द फंक्शंस पे आगे। तो बच्चों मैंने डिसाइड किया है कि जो आपका जो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन वाला टॉपिक है उसका मैं डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें कुछ इतना बड़ा कुछ है नहीं, आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो बोला है fx हमें दे रखा है और एक gx, बेसिकली दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों फंक्शन x पे हैं, बेसिकली सेम वेरिएबल पे फंक्शन है। तो बोला f प्लस gx निकालना है हमें, क्या निकालना है, f प्लस gx निकालना है। f प्लस gx के लिए क्या करते हैं, देखो f प्लस g ऑफ x कैसे निकाला जाता है, दोनों फंक्शंस को जोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1, ये दोनों फंक्शन को जोड़ दिया, ये आ गया f प्लस gx, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है f माइनस g ऑफ x निकालिए, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों फंक्शंस को माइनस कर देते हैं, fx में से gx को माइनस कर देंगे, यानी कि x² में से माइनस कर देंगे 2x प्लस 1 को, कितना आ जाएगा ये आगे लिख रहा हूँ मैं, x² माइनस 2x माइनस 1, अंदर दोनों के निशान बदल जाते हैं, ठीक है। अब बोला है fg, मतलब क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है हमें, fg ऑफ x निकालना है हमें, fg ऑफ x। इसमें क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये कैसा बनेगा, x² ब्रैकेट में 2x प्लस 1, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये बन गया x³ 2x³ माइनस x², ये एक फंक्शन बन गया, ठीक है। अब बोला है f बाय g ऑफ x निकाले, दोनों फंक्शंस को डिवाइड कर देते हैं, ये कितना आ गया, x² अपॉन में 2x प्लस 1, x² अपॉन में 2x प्लस 1। यहाँ पे ध्यान से देखो तो कि x की 2x प्लस 1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि x बराबर कितना, -1/2 नहीं होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ भेज दिया मैंने, x बराबर -1/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये थी क्या आपकी फंक्शंस की अलजेब्रा, और यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरी तरह खत्म होता है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल नंबर 17, उसको मैं यहाँ शो कर दूंगा, उसको आप खुद कर सकते हो, सेम चीज़ करनी है उसमें भी, ठीक है। सारे एग्जाम्पल करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना। तो बच्चों यही थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द 2.3 फंक्शंस, जो कि हमारी सबसे बड़ी इंट्रोडक्शन वीडियो बनी है अभी तक, क्योंकि फंक्शंस टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप है, इसमें मैं जितना डीप जाना चाहूँ उतना जा सकता हूँ। 12th क्लास में वापस रिपीट होएगा, फिर हम मल्टी वेरिएबल फंक्शंस पढ़ेंगे आगे ग्रेजुएशन में जाके, ठीक है। तो फंक्शंस बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो ये तो बस आपको एक ग्लिम्स मिला है फंक्शन का, अभी आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो खैर ये जो हमने क्वेश्चन किया है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पे, ये एक 16th एग्जाम्पल था, 17th एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप पॉज करके खुद से करना है इसको, एक सेम एग्जाम्पल है, आपसे हो जाएगा, अगर ना हो तो बता देना, मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो, ठीक है। और देखो यही थी हमारी फंक्शन की वीडियो, मिलते हैं 2.3 की सॉल्यूशन वीडियो में।